हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज जो आपके लिए मैं वीडियो लेकर आया हूँ वो वीडियो है हिस्ट्री वाली क्लास। काफी इंपॉर्टेंट क्लास है आज के लिए। और इस क्लास के देखेंगे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट हैं, सारी चीजों को क्लियर करेंगे। जो भी दोस्त आज पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करो भाई। देखना, आज जो टॉपिक होगा हिस्ट्री में, वो कौन सा टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, वो चीज की बात करेंगे यहाँ पर डायरेक्ट। देखो, आज जो मैं आपके लिए पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, वो टॉपिक है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड। क्या है? हिस्ट्री से रिलेटेड। अब देखो, ये हिस्ट्री की बात की जाए तो हिस्ट्री में मैंने लास्ट टाइम में आपको मगध वाला टॉपिक पूरा कराया था। अगर आपको ध्यान हो, वीडियोस आप कंटिन्यू देख रहे हो, तो मैं पूरी हिस्ट्री को एक सीक्वेंस में पढ़ा रहा हूं। जो भी टॉपिक शुरुआत से एंशिएंट हिस्ट्री के हैं, वही टॉपिक मैंने शुरू किए हैं। तो यहां पर भी मैं आपके लिए बिल्कुल सीक्वेंस से टॉपिक को चला रहा हूं। तो जितने भी दोस्त हैं, चैनल को सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ो और मेरे साथ जुड़े रहो, मस्ती करो, पढ़ाई करो। मैं 100% आपकी सिलेक्शन की ओर ले जाऊंगा आपको, ठीक है? क्योंकि मैं पढ़ा उस तरीके से रहा हूं जो पेपर में आता है। देखोगे, हिस्ट्री के अंदर आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है मौर्य डायनेस्टी। मौर्य डायनेस्टी की बात इस टॉपिक में हम करेंगे दोस्तों। मौर्य साम्राज्य की बात इस टॉपिक में करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। काफी क्वेश्चंस इस पेपर, किसी भी पेपर में इस चैप्टर से आते हैं, तो उसी चैप्टर को हम यहां पर पढ़ाने की तैयारी में है। देखो, गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर भी मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आ रहा हूं। तो इसलिए चैनल को भाई लाइक करो सबसे पहले तो, वीडियो को, और सब शेयर करो। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करे चैनल को। चलो देखो, इसके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे डायनेस्टी के बारे में। तो मौर्य डायनेस्टी का सबसे पहले मैं आपको टाइम ड्यूरेशन बता देता हूँ। मौर्य डायनेस्टी का टाइम ड्यूरेशन रहा है वो 322 से लेकर 185 बीसी तक रहा है। पूरा टाइम ड्यूरेशन है ये दोस्तों, जो मैंने आपको बताया है। 322 ईस्वी से लेकर 185 ईस्वी तक का टाइम ड्यूरेशन मौर्य डायनेस्टी का रहा है। देखो, मैं थोड़ी सी पहले आपको बैकग्राउंड की स्टोरी से यहां पर कनेक्ट कर लेता हूं। ये हुआ कैसे था? हुआ इस तरीके से था कि जो आपने मगध पढ़ा था, और मगध के अंदर मैंने लास्ट डायनेस्टी पढ़ाई थी जिसका नाम था नंद डायनेस्टी, नंद वंश। नंद वंश का जो लास्ट रूलर था उसका नाम था घनानंद। अब घनानंद का क्या था कि वो मगध का राजा था, शक्तिशाली राजा था, बहुत बड़े साम्राज्य का भी राजा था। तो उसी के टाइम पीरियड में भारत में 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का आक्रमण हुआ था। उस आक्रमण से पहले जो कौटिल्य थे, जिनको विष्णुगुप्त कहा जाता है, चाणक्य कहा जाता है, वो घनानंद के दरबार में जाते हैं और घनानंद से बात करते हैं कि देखो, इस तरीके से आक्रमण होने वाला है और आप और हम मिलकर इस आक्रमण की तैयारी कर लें, जिससे कि इस आक्रमण से, सिकंदर के आक्रमण से बचा जा सके। लेकिन जो घनानंद था, ये काफी घमंडी टाइप का था और उसने कौटिल्य की बात को नहीं माना, उनको इंसल्ट कर दिया। तो यहीं से कौटिल्य जो चाणक्य थे, वो बहुत ज्यादा इंसल्ट जब हो जाते हैं तो एक दृढ़ निश्चय कर लेते हैं कि घनानंद अब से शासन नहीं करेगा, यहाँ पर कोई और शासन करेगा। और इसी दृढ़ निश्चय को लेकर वो निकल पड़ते हैं और हिमालय के पास उनको एक गांव था छोटा सा, उसमें एक बच्चा खेलता हुआ मिलता है और उसकी काबिलियत को देखकर, उसकी पराकाष्ठा को देखकर वो बड़े खुश होते हैं और उस बच्चे को ले आते हैं अपने साथ। और अपने साथ लाने के बाद उसको अपनी शिक्षा देते हैं, क्योंकि चाणक्य या कौटिल्य एक्चुअल में बहुत बड़े, एक तरीके से कहा जाए तो विद्वान थे, टीचर भी थे, तक्षशिला में पढ़ाते थे और लाके अपनी जितनी भी नॉलेज थी उसको सारी चीजें सिखाते हैं। और वही बच्चा जब आगे बढ़ता है, बड़ा होता है, वही कौन बनता है? इस मौर्य डायनेस्टी का संस्थापक बनता है, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। और वही चंद्रगुप्त मौर्य फिर घनानंद को हराएगा और घनानंद को हराने के बाद वो किसकी नींव डालेगा? मौर्य डायनेस्टी की नींव डालेगा। तो इस तरीके से एक ब्रीफ सी मैंने स्टोरी बताई है बैकग्राउंड से आकर कि मौर्य डायनेस्टी की किस तरीके से नींव पड़ी थी। अब देखो, मौर्य डायनेस्टी की जो नींव डाली है वो डाली है चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है? ये उन्होंने इसकी नींव डाली है। चंद्रगुप्त मौर्य की अगर इंडिविजुअल इसमें बात करूं टाइम पीरियड की, तो इनका टाइम है 322 से लेकर 298 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य का टाइम है 322 से लेकर 298 बीसी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो अगले शासक थे उनका नाम था बिंदुसार।
और बिंदुसार का टाइम पीरियड की बात करोगे दोस्तों तो इनका टाइम था 298 बीसी से लेकर 273 बीसी तक। इनका टाइम पीरियड 298 से लेकर 273 बीसी तक था। इसके बाद जो शासक हुए थे उनका नाम था अशोक। और अशोक का ये टाइम पीरियड रहा है दोस्तों वो 273 से लेकर 232 बीसी तक का ये टाइम पीरियड अशोक का रहा है। अब देखो ये जो शासक मैंने बताए हैं आपको ये तो थे मेन और इंपॉर्टेंट शासक। इसके अलावा भी मौर्य डायनेस्टी के शासक हुए। जैसे अशोक के बाद जो शासक हुए तो पहले यहां पर मैं अशोक के पुत्रों के भी कुछ के नाम बता देता हूं और उसमें भी शासक था उसका भी मैं नाम बताऊंगा। जैसे अशोक का एक पुत्र था जिसका नाम था महेंद्र। देखो इतना तो आपने मेरे ख्याल से पढ़ा भी होगा, आप जानते हो। एक पुत्र था जिसका नाम था जिलोक। क्या नाम था? जिलोक। एक पुत्र था जिसका नाम था कुणाल। क्या नाम था? कुणाल। एक पुत्र था जिसका नाम था तीवर। और एक पुत्र था दोस्तों, पुत्र नहीं एक्चुअली वो पुत्री थी, उसका नाम था संघम मित्रा। क्या नाम था? संघम मित्रा उसका नाम था। अब देखोगे इनकी अगर सबकी बात की जाए यहां पर जो मैं बता रहा हूं आपके लिए तो ये तो सब पुत्र थे, महेंद्र, जिलो, कुणाल और तिवार, ये सब पुत्र थे। संगम मित्रा कौन थी? अशोक की पुत्री थी। ठीक है, तो अशोक के बाद जो शासक बनेगा वो कौन बनेगा? कुणाल बनेगा। अशोक के बाद शासक कौन बनेगा? कुणाल। तो इस चीज को देखो यहां लिख देता हूं मैं, वहां पर जगह नहीं है। कुणाल अशोक के बाद शासक बनेगा। कुणाल के बाद जो शासक बनेगा दोस्तों उसका नाम होगा दशरथ। दशरथ के बाद जो शासक बनेगा उसका नाम होगा संप्रति के बाद जो शासक बनेगा उसका नाम होगा बृहद्रथ। ये शासक बनेगा। और जो बृहद्रथ था दोस्तों ये लास्ट रूलर था डायनेस्टी का। कौन सी डायनेस्टी का? मौर्य डायनेस्टी का। तो एक पॉइंट यहां से ये क्लियर करना है आपको कि मौर्य डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था, लास्ट शासक मौर्य डायनेस्टी का कौन था? तो उसका नाम था बृहद्रथ। कौन था? बृहद्रथ। तो एक बार मैं रिपीट कर देता हूं जल्दी से कि मौर्य डायनेस्टी की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य डायनेस्टी का पूरा टाइम पीरियड कितना है? 322 से 185 बीसी तक है। चंद्रगुप्त मौर्य का इंडिविजुअल टाइम 322 से 298 बीसी, बिंदुसार का 298 से 273, अशोक का 273 से 232। अशोक के बाद जो शासक बनेगा कुणाल के बाद इसका पुत्र दशरथ। संप्रति कौन थी? पुत्री थी। ये कौन है? फीमेल है यहाँ पर, पुत्री संप्रति। फिर उसके बाद कौन बनेगा? बृहद्रथ यहाँ पर शासक बनेगा जो लास्ट रूलर होगा किसका? मौर्य डायनेस्टी का। इस पॉइंट को नोट कर लो फटाफट से, मैं इसको रफ कर देता हूं। फिर इसके बाद की कहानी देखोगे क्या होती है, रख करो। अब यहां पर बात आती है कि सोर्स क्या है मौर्य डायनेस्टी के जिनको हम पढ़ते हैं, ये सोर्स हमको मिले कहां से हैं कि ये सारी चीजें मौर्य डायनेस्टी में थी। तो सबसे पहले हम सोर्स की ओर बढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से बोल रहा हूं, इस टॉपिक को पूरा देखो भाई। सबसे पहली बात और बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए इंफॉर्मेशन ये है कि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो। वीडियो पूरा देखा करो। 3-4 मिनट की वीडियो देखने से देखो कभी भला नहीं होने वाला है आपका और ना ही कुछ हासिल होने वाला है। वीडियो को पूरी देखो। अगर कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है तो उसे बताओ कमेंट बॉक्स में कि ये वाली प्रॉब्लम आ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो वो मैं सही करूंगा। फिर ये बीच में से वीडियो छोड़ देना कोई सॉल्यूशन नहीं है किसी चीज का, तो वीडियो को कंप्लीट देखा करो। देखो सबसे पहली बात मैं यहाँ पर सोर्स की बात करूंगा। क्या? सोर्स की बात करेंगे कि इसके रिसोर्स क्या थे, इसके स्रोत क्या थे। तो देखो इस स्रोत इसके दो प्रकार से यहां पर देखने को मिलते हैं हमारे पास। एक स्रोत या था वो था लिटरेरी सोर्स, और एक जो सोर्स था दोस्तों ये था आपका आर्कियोलॉजिकल सोर्स। देखो ये लिटरेरी को बोलते हैं साहित्यिक स्रोत, और यहां पर जो आर्कियोलॉजिकल है इसको बोलते हैं पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक
तात्विक स्रोत। तो ये दो स्रोत हैं। अब देखोगे इन दोनों स्रोतों में भी पार्ट्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। जैसे इस वाले स्रोत में देखोगे आप, लिटरेरी वाले सोर्स में देखोगे तो लिटरेरी वाले सोर्स में आपको कौन कौन से स्रोत देखने को मिलेंगे। जैसे एक सोर्स मिलता है इसमें रिलीजियस, कौन सा मिलेगा, रिलीजियस टेक्स्ट मिलेंगे आपको देखने के लिए, रिलीजियस बुक्स वगैरह मिलेंगी, तो रिलीजियस सोर्स मिलेगा आपके लिए। दूसरा मिलेगा इसमें आपको सेक्युलर टेक्स्ट मिलेंगे आपको देखने के लिए। फिर इसके बाद एक लास्ट जो मिलेगा वो होगा आपके लिए जिसको बोलेंगे फॉरेन GN, फॉरेन अकाउंट। ये तीन तो इसमें देखने को मिलेंगे आपको। देखो लिटरेरी को मैंने तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, रिलीजियस, सेक्युलर और फॉरेन अकाउंट। इसी तरीके से यहां पर आर्कियोलॉजिकल की बात करें तो आर्कियोलॉजिकल में जो होते हैं वो इंस्क्रिप्शन होते हैं, इंस्क्रिप्शन, जिनको हम अभिलेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिलेख बोलते हैं, इंस्क्रिप्शन मिलेंगे। अब देखो इसमें भी डिवाइड करके मैं आपको बता दूं कि इसमें भी कुछ इस तरीके से डिवाइडेशन है। जैसे रिलीजियस स्रोत में कहां कहां से मिले, तो एक तो आपके लिए वैदिक मिलेंगे, वैदिक टेक्स्ट मिलेंगे। कौन कौन से मिलेंगे, वैदिक टेक्स्ट मिलेंगे। इसके अलावा कौन सा मिलेगा आपको, बौद्धिज्म टेक्स्ट मिलेंगे, बौद्धिज्म टेक्स्ट मिलेंगे। और क्या मिलेगा इसके अलावा आपको, जैनिज्म टेक्स्ट मिलेंगे, जैनिज्म टेक्स्ट मिलेंगे। तो ये आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं कि तीन रिसोर्सेज मैंने आपको किसमें बताई, रिलीजियस में बताई। तो देखोगे जो सोर्स हैं उन सोर्सों को हम दो भागों में डिवाइड करे हैं, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत, लिटरेरी स्रोत और आर्कियोलॉजिकल। अब इसमें लिटरेरी को हम तीन भागों में डिवाइड किए हैं, रिलीजियस, सेक्युलर और तीसरा इसमें कौन सा है आपका फॉरेन अकाउंट। इसमें रिलीजियस को भी तीन भागों में डिवाइड किया हुआ है मैंने, वैदिक, बौद्धिज्म एंड जैनिज्म वाले पार्ट में मैंने डिवाइड किया। अब देखो एक एक करके इनके बारे में मैं बता देता हूं, आप लोग नोट भी कर लें साथ के साथ चीजों को। जैसे वैदिक वाले की बात करोगे तो वैदिक वाले सोर्स में यहां पर मैं लिख भी देता हूं जो जो इंपॉर्टेंट चीज है। वैदिक वाले सोर्स में हम विष्णु पुराण की बात करेंगे, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण की बात इसके अंदर की जाएगी, किसमें, वैदिक वाले में। एक बार आप इसका फोटो ले लोगे स्क्रीनशॉट में, इसको रफ करके जगह बना दो थोड़ी सी लिखने के लिए, जल्दी करो भाई। चलो तो इसमें देखो मैं यहां पर थोड़ा सा रफ करके जगह बना लेता हूं, इसमें लिख लेंगे सारी चीजों को हम, कि जो आपका विष्णु पुराण में जो मिलेगा स्रोत, उस स्रोत को क्या बोलेंगे हम, कि इसमें क्या स्रोत मिला है। देखो वैदिक की हम बात कर रहे हैं सबसे पहले दोस्तों, वैदिक की बात कर रहे हैं, और वैदिक के अंदर मैं क्या बोल रहा हूं, विष्णु पुराण, ठीक है। विष्णु पुराण में क्या बोला गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे ये लोअर क्लास से थे। किससे थे, लोअर क्लास से थे चंद्रगुप्त मौर्य। लोअर क्लास का मतलब यहां पर ये हो गया कि इनको शूद्र बोला गया है। क्या बोला गया है, शूद्र बोला गया है। दोबारा से मैं रिपीट करूंगा कि जो आपका वैदिक रिसोर्स है वो है विष्णु पुराण, और विष्णु पुराण में क्या बोला गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ये शूद्र थे, लोअर क्लास से थे। इसके अलावा अगर बौद्धिज्म टेक्स्ट पर आ जाते हम, किस पर, बौद्धिज्म, बौद्धिज्म टेक्स्ट पर आते हैं दोस्तों, तो बौद्धिज्म टेक्स्ट आपके दो हैं, जिसमें एक का नाम है दीपवंश, दीपवंश, और एक है आपका महावंश, महावंश। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि अशोक ने, किसने, अशोक ने अपने लड़के और लड़की, लड़के का नाम क्या था, महेंद्र, और लड़की का नाम क्या था, संघमित्रा, संघमित्रा, इन दोनों को कहां पर भेजा था दोस्तों, श्रीलंका भेजा था प्रचार के लिए। श्रीलंका किसके प्रचार के लिए भेजा था दोस्तों, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। किसके लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए इन दोनों को कहां पर भेजा था, श्रीलंका भेजा था। तो ये किसने दिया, बौद्धिज्म के दीपवंश में दिया है। तो ये वाली बात भी आपको नोट कर लेनी है। इसी तरीके से महावंश के बारे में भी है, तो महावंश के अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो महावंश के अकॉर्डिंग बोला गया है कि
लिख देता हूं मैं। महावंश में, महावंश जो रिसोर्सेज है वो कहता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो शासन था वो जम्बू द्वीप में था। कहां पर था? जम्बू द्वीप में इसका शासन था। अब ये जम्बू द्वीप की पहचान क्या है दोस्तों? जम्बू द्वीप की पहचान है इंडियन ओशन का रीजन। इंडियन ओशन का जो रीजन है इसको क्या बोला गया है? जम्बू द्वीप का क्षेत्र इसमें बोला गया है। तो ये इसमें नोट कर लोगे आप कि महावंश के अंदर क्या बोला गया है और इसके अंदर क्या बोला गया है। ठीक है, इसके आगे देखोगे एक दिव्यावादन भी है स्रोत। मैं रफ करूं इसको साथ के साथ, नोट करते चले आना, काफी इंपॉर्टेंट है। एक दिव्यावादन स्रोत की और बात करें यहां पर, तो दिव्यावादन स्रोत के अंदर दिया है कि अशोक की माता का नाम क्या था और अशोक की पत्नी का नाम क्या था। एक है दोस्तों दिव्यावादन, और दिव्यावादन में क्या दिया है? अशोक की मदर का नाम दिया है। अशोक का मदर क्या नाम था? सुभद्रांगी। सुभ्रदांगी, क्या नाम था? सुभ्रदांगी अशोक की माता का नाम था। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? वाइफ का नाम क्या था दोस्तों? इसकी वाइफ का नाम था करुबाकी। करुबाकी, क्या नाम था? करुबाकी इसकी वाइफ का नाम था। तो ऐसे करके ये जो मैंने रिसोर्स बताया आपको, बौद्धिज्म टेक्स्ट में बताए कि बौद्धिज्म टेक्स्ट में मौर्यास के बारे में क्या क्या मिला है। इसी तरीके से अगर जैनिज्म की बात करें हम, जैनिज्म टेक्स्ट में, तो जैनिज्म टेक्स्ट हम पढ़ते हैं तो जैनिज्म टेक्स्ट है जिसको बोलते हैं हम कल्प सूत्र। कौन सा? कल्प सूत्र। ठीक है ना? कल्प सूत्र की बात करेंगे तो कल्प सूत्र में क्या दिया है? कल्प सूत्र के अंदर चंद्रगुप्ता का डिस्क्रिप्शन है, वर्णन है पूरा। इसके डिस्क्रिप्शन दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार से शासन किया, कैसे उसने पूरी व्यवस्था को चलाया था। तो ये किसके अंदर दिया हुआ है? कल्प सूत्र के अंदर पूरा जैनिज्म के बारे में दिया हुआ है। तो एक तो हो गया आपका वैदिक स्रोत, ये किससे रिलेट हो गए? वैदिक स्रोत। अगर आप सेक्युलर वाले पर आओगे तो सेक्युलर स्रोत कौन से? तो हेडिंग डालोगे सेक्युलर रिसोर्सेज। ये मैं रिलीजियस में पढ़ा रहा हूं अभी आपके लिए। किसमें पढ़ा रहा हूं? रिलीजियस में पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो सेक्युलर रिसोर्सेज की बात करेंगे, फटाफट से हेडिंग डालोगे सभी के सभी सेक्युलर रिसोर्सेज। सेक्युलर रिसोर्सेज, सेक्युलर रिसोर्सेज की हम बात करें दोस्तों, दिख रहा है साफ के आप लोगों को? मैं एक बार चेक कर लूं वीडियो। हाँ साफ दिख रहा है, मेरे अकॉर्डिंग तो साफ दिख रहा है आप लोगों को। साफ दिख रहा है। चलो भाई, तो सेक्युलर रिसोर्सेज में सबसे पहले हम यहां पर देखो एक किताब का नाम लिखूंगा जिसका नाम होगा मुद्रा राक्षस। ठीक है, ये किताब का नाम लिखा है मैंने, क्या नाम है इसका? मुद्रा राक्षस। देखो इस किताब के जो लेखक हैं उनका नाम क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है और आता भी रहता है। तो इसके राइटर का नाम है विशाखा दत्त। किसके द्वारा लिखी है? विशाखा दत्त के द्वारा ये किताब लिखी गई है। और इस किताब के अंदर उन्होंने क्या लिखा है? उन्होंने यहां पर जो कौटिल्य के द्वारा जो कॉन्स्पिरेसी रची गई थी, जो षड्यंत्र रचा गया था, उस षड्यंत्र के बारे में लिखा है उन्होंने। षड्यंत्र, ठीक है, जो कौटिल्य के द्वारा जो षड्यंत्र रचा गया था, उसके षड्यंत्र के बारे में उन्होंने लिखा है। और उन्होंने क्या है कि यहां पर देखोगे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं उनका नाम वृषल बताया गया है। देखो मुद्रा राक्षस के अंदर जो चंद्रगुप्त मौर्य है, मैं मार्कर चेंज करता हूं। हाँ ये सही चल रहा है। जो चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्ता मौर्य, नया मार्कर है भाई, सही से मेरे ख्याल से चल नहीं पा रहे। चंद्रगुप्त मौर्य है, इनका नाम क्या दिया है दोस्तों यहां पर? वृषल। क्या दिया है? वृषल। क्या दिया नाम? वृषल नाम दिया है चंद्रगुप्त मौर्य का।
तो मुद्रा राक्षस के अंदर सबसे पहले मुद्रा राक्षस को लिखा किसने? विशाखादत्त ने। दूसरा, इस विशाखादत्त ने जो लिखा है मुद्रा राक्षस, उन्होंने कौटिल्य के षड्यंत्र के बारे में इसमें बताया है और चंद्रगुप्त मौर्य का नाम क्या दिया है यहाँ पर? वृषल नाम दिया है। एक और मैं यहाँ पर टेक्स्ट की बात करूंगा सेक्युलर रिसोर्स की तरफ से, तो उस टेक्स्ट का नाम हुआ दोस्तों महाभाष्य। क्या नाम है? महाभाष्य। और ये महाभाष्य जो टेक्स्ट है इसको लिखा गया है पतंजलि के द्वारा। पतंजलि के द्वारा इसको लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? पतंजलि के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसमें जानकारी किसकी दी है? चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के बारे में जानकारी दी है। कोर्ट का मतलब होता है दरबार, कि वहां पर जो दरबार था वो किस तरीके से लगता था और उसमें कैसी व्यवस्था थी। तो ये किसमें दिया? महाभाष्य के अंदर लिखा हुआ है। महाभाष्य पतंजलि ने लिखी है और चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। इसमें आगे जो रिसोर्सेज है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो रिसोर्सेज। काफी सारे क्वेश्चंस वहां से आते रहते हैं। तो इस रिसोर्सेज की और बात करेंगे हम। तो इस रिसोर्सेज का नाम है अर्थशास्त्र। क्या नाम है? अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र। अब देखो, अर्थशास्त्र जो रिसोर्सेज है इसको लिखा किसने है? सभी जानते हो, कौटिल्य ने लिखा है इसको। कौटिल्य ने लिखा है। या कौटिल्य का नाम क्या है? विष्णुगुप्त है। विष्णुगुप्त। या कौटिल्य को और क्या बोलते हैं? चाणक्य बोलते हैं। इन तीनों नामों से इनको जाना जाता है। भाई कौटिल्य को 3 नाम से जाना जाता है, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, चाणक्य। इन्होंने क्या लिखा है? अर्थशास्त्र। ये लिखा किस लैंग्वेज में गया है? अगर लैंग्वेज की यहां पर बात करें दोस्तों तो ये संस्कृत में लिखा गया है। किसमें? संस्कृत में लिखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। किसमें लिखा गया है? संस्कृत में लिखा गया है। और जो अर्थशास्त्र है इसको 3 पार्ट्स में मतलब डिवाइड करके पढ़ा जाता है। जैसे हम आर्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं उसी तरीके से अधिकरण, प्राकरण। देखो, 3 पार्ट्स होते हैं। एक होता है अधिकरण, एक दूसरा होता है प्राकरण और तीसरा होता है इसमें श्लोक। ये 3 पार्ट्स इसमें मतलब डिवाइड करके छोटे छोटे में। अब इसमें अधिकरण कितने हैं दोस्तों? 15। प्राकरण कितने हैं इसमें? 180। और श्लोक कितने हैं इसमें? 6000। कितने हैं? 6000 इसमें श्लोक हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। अर्थशास्त्र को 3 भागों में मैंने यहाँ पर डिवाइड करा है। देखो, एक में है अधिकरण, एक में है प्राकरण और एक में है श्लोक। इसमें 15 अधिकरण है, 180 प्राकरण है और 6000 इसके अंदर श्लोक है। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अर्थशास्त्र है ये किस पर बेस्ड ऑन है? बेस्ड ऑन पॉलिटी, बेस्ड ऑन पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किस पर है दोस्तों? पॉलिटी। पॉलिटी बोलते हैं राजनीति। राजनीति और जो आपका अर्थशास्त्र है ये किस पर बेस्ड है? राजनीति और प्रशासन पर बेस्ड है। इसके अंदर क्या दिया गया है? एक वेलफेयर। क्या है दोस्तों? वेलफेयर स्टेट की बात की गई है। एक कल्याणकारी राज्य के बारे में इसमें बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? कल्याणकारी राज्य के बारे में इसमें जानकारी दी गई है। और क्या है इसके अंदर रिसोर्सेज में? इसमें कौन कौन से सिस्टम की बात की गई है उन सिस्टम को भी एक बार देख लेते हैं। इसमें टैक्सेशन की बात की गई है। टैक्सेशन की बात की गई है मतलब कर व्यवस्था की बात की गई है दोस्तों। इसमें स्पाई की बात की गई है। स्पाई बोलते हैं गुप्तचर या जासूस। गुप्तचर सिस्टम की बात की गई है इसमें। ठीक है। और इसके अलावा भी इसमें 1-2 बातें और की गई हैं और वो है दोस्तों इसमें तीसरी बात। देखोगे इसमें ध्यान आने दो मुझे। एक तो हो गया इसमें टैक्सेशन, एक हो गया स्पाई और एक तीसरी है इसमें ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। तीसरी बात क्या है इसमें? नौकरशाही। नौकरशाही। ये 3 पॉइंटों की बात की गई है इसके अंदर। देखोगे ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं कि यहां पर 3 बातों की बात की गई है। टैक्सेशन की बात की गई है। टैक्सेशन व्यवस्था कैसी थी यहां पर गुप्तचर विभाग का सिस्टम कैसे था, स्पाई विभाग या इसको आप बोल सकते हो आईबी विभाग, सीबीआई विभाग, नौकरशाही ब्यूरोक्रेट विभाग यहां पर कैसा था इसकी भी इसमें बात की गई है। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन की भी बात की गई है इसमें और आपकी राजनीति की बात भी की गई है। तो ये किसके बारे में बताया मैंने? अर्थशास्त्र के बारे में।
अब ये रिलेट किससे किया हमने, ये रिलेट किया आपका सेक्युलर से। सेक्युलर के अंदर 3 बताए मैंने, दोबारा से रिपीट करूंगा मैं। अर्थशास्त्र बताया एक तो सेक्युलर टेक्स्ट में, एक बताया महाभाष्य बताया और एक मुद्रा राक्षस बताया। अब देखोगे इसमें मैंने अर्थशास्त्र के अंदर कुछ अधिकरण की बात की है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट अधिकरण है उनसे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और उसको और देख लेते हैं कि वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट अधिकरण है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट कर लो आप, हो गया। चलो अधिकरण की यहां पर बात करूं मैं, 5-7 अधिकरण की भी पढ़ लेते हैं। पेपर में जो जो अधिकरण आपके आते हैं, पेपर में आता है ये सब कौन कौन से अधिकरण हैं। अब देखो भाई मैं जब पढ़ाता हूं तो ये बात समझना कि मुझसे हंसी मजाक नहीं आता करना, अच्छे से कर सकता हूं, लेकिन मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है वीडियो में कि मैं सब कर सकूं। फिर उसमें मैटर नहीं मिलेगा, सिर्फ उसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा हंसी मजाक के अलावा। कुछ लोग होते हैं कि उनको मस्ती वाला मूड चाहिए होता है, बस आए मस्ती करो, टाइम पास होना चाहिए, नहीं तो बोर हो जाते। अगर मैं वो आपसे मजे करने लगा तो वीडियो में कुछ मैटर नहीं दे पाऊंगा, और मेरा मेन पर्पस क्या है, आपको सही से पढ़ाना। तो इसलिए यहां पर देखेंगे हम अधिकरण की बात करेंगे दोस्तों। तो देखो अधिकरण में हम सबसे पहले किसकी चर्चा करेंगे, अधिकरण। तो जो पहला अधिकरण है उसमें क्या दिया है दोस्तों, उसमें दिया है राजस्व का उल्लेख किया गया है। किसका, राजस्व का, रेवेन्यू का, राजस्व का उल्लेख उसके अंदर किया गया है नंबर पहले वाले अधिकरण के अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट, पहले वाले अधिकरण में राजस्व का उल्लेख किया गया है। दूसरे वाले अधिकरण की अगर बात करेंगे तो दूसरे वाले अधिकरण में 2 चीजों का उल्लेख किया गया है, एक तीर्थ का उल्लेख किया गया है और दूसरा अध्यक्ष जो थे उनका उल्लेख किया गया है। ये तीर्थ कितने थे, 18 और अध्यक्ष कितने थे, 26। इनके उल्लेख की यहां पर वर्णन किया गया है। ठीक है। तीसरा जो यहां पर मिलेगा आपको देखने के लिए अधिकरण, वो रिलेटेड टू है आपका धर्मस्थी। जैसे मैं यहां पर लिख दूं, तीसरा वाला मिलेगा मेंशन, इसमें क्या हुआ है, मेंशन अबाउट इन धर्मस्थी। अब देखो ये आपके समझ में अभी नहीं आया होगा, ये है क्या, कि इसमें किसके बारे में दिया हुआ है, धर्मस्थी के बारे में दिया हुआ है। मैं इसे लिख देता हूं धर्मस्थी। इसका मतलब यहां पर ये धर्म से रिलेटेड बातें की गई है, लेकिन इसमें साथ के साथ सिविल कोड की बात की गई है। मेन मुद्दा क्या है इसमें, सिविल कोड की बात की गई है। मतलब एक तरीके से यहां पर आप सिविल कोड इसको बोल सकते हो, जिसके अंदर शादी की, विवाह की बात की गई है, जिसके अंदर तलाक की बात की गई है, ठीक है, जिसके अंदर संपत्ति की भी बात की गई है। तो ये व्यवस्था थी तीसरे वाले में, यहां पर आपको सिविल कोड वाली बात करेगा। लेकिन चौथे वाले में ही मेंशन क्या किया है आपका, जिसको हम बोलेंगे क्रिमिनल कोड। लेकिन क्रिमिनल कोड दूसरा वर्ड होगा, इसका सही मीनिंग होगा कंटक शोधक। मेंशन अबाउट इन कंटक शोधक, मेंशन अबाउट कंटक शोधक। अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्रिमिनल कोड। क्या बोल सकते हैं इसको, क्रिमिनल कोड के बारे में यहां पर जानकारी दी गई है। मतलब मेंशन अबाउट कंटक शोधक, जो कंटक शोधक है वो रिलेटेड टू किससे है, यहां पर क्रिमिनल कोड से रिलेटेड है। तो ये चौथे वाले में दिया हुआ है। पांचवें वाले में क्या दिया हुआ है, पांचवें की हम बात करें, यहां तक दिख रहा होगा मुझे लग रहा है आप सभी को। पांचवें में जो मेंशन है दोस्तों, वो मेंशन है आपका मिनिस्टर और ऑफिसर के बारे में। किसके बारे में, मिनिस्टर एंड ऑफिसर के बारे में यहां पर मेंशन किया गया है पांचवें वाले में। पांचवें अधिकरण में मिनिस्टर और ऑफिसर को मेंशन किया गया है। और जो छठा वाला है दोस्तों, ये वेरी वेरी मोस्ट और इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता भी है कि बताइए जो कौटिल्य ने सप्तांग सिद्धांत दिया था किसी राज्य के लिए, वो कौन से अधिकरण में है। तो कौटिल्य का जो सप्तांग सिद्धांत है वो कौन से में है, तो यहां पर छठा वाला जो अधिकरण है इसी में कौटिल्य का कौन सा था, सप्तांग सिद्धांत। भाई इसका मतलब क्या है दोस्तों, सप्तांग सिद्धांत का, कि कौटिल्य ने 7 बातें कही है। कितनी, 7। और ये किसके लिए कही है, कि किसी राज्य के लिए 7 बातें होनी जरूरी हैं। कोई राज्य कभी चलेगा, तभी चलेगा जब उसके अंदर ये 7 चीजें होंगी। सबसे पहले क्या होना चाहिए किसी राज्य के लिए, तो उसने बोला कि किसी राज्य के लिए सबसे पहले लैंड होनी जरूरी है, उसके पास भूमि होनी जरूरी है। भाई कोई राज्य तभी राज्य कहलाएगा जब पहले उसके पास भूमि हो।
अब भूमि है, राज्य है, नहीं बन पाएगा। तो दूसरी बात बोली कि उसने क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, इसके पास एक राजा होना चाहिए कि इसके अंदर जो जनसंख्या है निवास कर रही है उसके ऊपर कोई शासक होना चाहिए। फिर ये राजा है, इसके पास क्या होना चाहिए, आपकी मिनिस्ट्री होनी चाहिए, मंत्री परिषद होनी चाहिए, मिनिस्टर ऑफ काउंसिल जिसको हम बोल सकते हैं कि मंत्री परिषद होनी चाहिए। इसको अमात्य बोला गया है। क्या बोला गया है, अमात्य। बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रगुप्त मौर्य के जो मंत्री परिषद था उसका नाम क्या था, अमात्य बोलते थे उसको, ठीक है, अमात्य बोला गया है। चौथी बात इसने क्या बोली है कि किसी के पास भी अपने नेबर या मित्र, फ्रेंड होने जरूरी है, फ्रेंड होने जरूरी है, मित्र होने बहुत जरूरी है, या इनको आप नेबर के रूप में भी ले सकते हो, पड़ोसी होने भी जरूरी है। पांचवी बात इसके अंदर कौटिल्य ने क्या बोली कि किसी भी के पास अगर उसे शासन चलाना है, राज्य चलाना है, तो उसके लिए उसके पास सेना होनी जरूरी है। क्या होनी जरूरी है, सेना होनी जरूरी है। और क्या बोला उसने, छठी बात कि उसके पास राजस्व होना जरूरी है, कोष जिसको बोल सकते हो आप, कोष। भाई बिना कोष की व्यवस्था नहीं चलेगी, पैसा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। सातवीं बात क्या बोली कि इन सब के साथ साथ उसके पास फोर्ट होना भी जरूरी है, जिसको हम क्या बोलते हैं, किला, दुर्ग। क्या बोलते हैं, दुर्ग या किला होना भी जरूरी है। बोले ये 7 चीजें होना। सेना को आप फोर्स भी बोल सकते हैं, यहाँ पर फोर्स भी बोल सकते हो, यहाँ पर ये रेवेन्यू बोल सकते हो। तो ये बोला उसने कि 7 चीजें जिस राज्य में होंगी, जिस राजा के पास होंगी, उसका शासन बहुत अच्छे से चलाया जा सकता है। इनके बिना शासन चलाना अधूरा है। देखो आप हर किसी को दुश्मन नहीं बना सकते हो। अगर हर किसी को दुश्मन बनाओगे तो आप शासन नहीं कर पाओगे। सेना नहीं होगी तो पब्लिक कंट्रोल नहीं होगी, पैसा नहीं होगा तो भी आप शासन नहीं कर पाओगे, दुर्ग नहीं होंगे तो आप सही तरीके से फैसले लेने वाली जो जगह है, जैसे हमारे यहाँ पर आप संसद है, उसमें पूरी सरकारें बैठकर एक सही से फैसला लेती हैं, तो अगर वो नहीं होंगे तो भी आप शासन नहीं कर पाओगे। ये 7 चीजें बहुत जरूरी है अकॉर्डिंग टू कौटिल्य। किसके लिए, कौटिल्य के अनुसार ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर मेंशन की है, तो इसको नोट कर लोगे, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पर देखो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट उसने बात बताई थी वो थी लैंड, कि लैंड सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही इसने अब 7 सिद्धांत राज्यों के लिए दिए हैं, वैसे ही 8 सिद्धांत उसने शत्रु के लिए भी दिए हैं, कि कोई शत्रु है तो उसके लिए भी 8 सिद्धांत है। वो हमारे मतलब की बात नहीं है, ये 7 वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हमने ये 7 वाली कर ली। चलो रफ करूं इसको आगे। इसमें जो 7वां अधिकरण है वो और पढ़ लेते, फिर आगे अधिकरण पढ़ने की ऐसे आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, पेपर में यहीं तक ज्यादा आता है। तो देखो इस 7वां जो अधिकरण है वो है इसकी फॉरेन पॉलिसी। क्या है, फॉरेन पॉलिसी, विदेशी नीति। क्या आपकी विदेशी नीति क्या थी उसकी, चंद्रगुप्त मौर्य की, तो उस विदेशी नीति के बारे में भी कहां पर दिया है, 7वें अधिकरण में दिया हुआ है। तो ये तो हो गया आपका दोस्तों यहाँ पर के पूरा सेक्युलर के बारे में मैंने यहाँ पर बात कर ली। सेक्युलर टेक्स्ट में क्या था, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए, शायद आपने पहली बार ये चीजें पढ़ी होंगी। लास्ट में इसी में करा देता हूं मैं आज अभी, फॉरेन अकाउंट, फॉरेन अकाउंट और देख लेते हैं आज की वीडियो में हम। टाइम मिलेगा, देखता हूं मैं वीडियो कितनी बड़ी हो गई है, ज्यादा बड़ी नहीं होगी तो मैं दूसरा पार्ट भी कराऊंगा। हाँ वीडियो बड़ी हो गई है भाई, फॉरेन अकाउंट फिर भी मैं देख लेते हैं आज की वीडियो में, अपलोड तो लेट ही हो पाएगी। चलो भाई फॉरेन अकाउंट की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो सबसे पहले फॉरेन अकाउंट में हम देखेंगे इंडिका के बारे में। जो इंडिका बुक है दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट बुक है, पेपर में काफी बार आती है, और इसको लिखा किसके द्वारा गया, मेगास्थनीज के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया है, मेगास्थनीज के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। मेगास्थनीज की यहां पर बात करें तो मेगास्थनीज जो था वो सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था। किसका, सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था कौन, मेगास्थनीज। भाई जल्दी से आप लोग अगर सपोर्ट करोगे, ज्यादा से ज्यादा अगर सब्सक्राइबर मेरे हो जाते हैं इतने कि मैं लाइव आ सकूं तो मैं लाइव आ जाऊंगा। अभी लाइव आने लायक भी सब्सक्राइबर नहीं है, इसलिए मैं आपको बोलता हूं बार बार, लाइव में आने लगूंगा तो ये क्लास 1-1.5 घंटे की मैं आपको सामने पढ़ा दिया करूंगा, आपकी प्रॉब्लम भी साथ के साथ पूछ लिया करूंगा। तो आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो, बस अपना देखा 4-5 मिनट का वीडियो भाग जाते हो। तो देखो ये सेल्यूकस निकेटर का कौन था, ये मेगास्थनीज राजदूत था। कौन था ये दोस्तों, राजदूत था, ठीक है। अब देखो ये मेगास्थनीज की अगर बात और करें दोस्तों, तो मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया था, तो मेगास्थनीज दरबार में आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। किसके में, चंद्रगुप्त
मौर्य के दरबार में, अभी देखो चंद्रगुप्त मौर्य को मैं अलग से और पढ़ाऊंगा थोड़ी सी चीजें इनके बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने अपने बुक इंडिका में भारत के लिए क्या लिखा है? पहली बात इसने लिखी है कि भारत में दास प्रथा नहीं थी। क्या नहीं थी? दास प्रथा भारत के अंदर नहीं थी, ये लिखा कि स्लेव जो सिस्टम था वो यहां पर नहीं था। दूसरी बात इसने क्या बोली है कि भारतीय जो समाज था वो 7 जातियों में विभाजित था। कितनी में? 7 जातियों में भारतीय समाज विभाजित था। ठीक है। और यहां पर यह भी लिखा है कि यहां पर जो एक तरीके से कहा जाए कि स्त्रियों वाले शासन की भी कोई व्यवस्था का जिक्र नहीं है। फेमिनाइन का नो केस यहां पर मिला है, कोई फेमिनाइन वाद यहां पर नहीं था, सब पुरुषवाद एक तरीके से यहां पर चलता था। ये किसमें बताया है इसने? अपनी पुस्तक इंडिका के अंदर बताया मेगास्थनीज ने। नोट करोगे सारे पॉइंट, जल्दी करोगे फटाफट से। ठीक है। आगे देखोगे पाटलिपुत्र का भी इसने जिक्र किया है इसके अंदर। पाटलिपुत्र, थोड़ी सी इसके बारे में भी बात कर लेता हूं मैं। पाटलिपुत्र की अगर बात करोगे दोस्तों तो पाटलिपुत्र देखो ये बिहार में है। कहां पर? बिहार में। बोला गया है कि गंगा और सोन नदी के किनारे था। कहां पर? गंगा और सोन नदी के किनारे पर था पाटलिपुत्र, बोला यहां पर। और इसने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी मेंशन किया है, स्पेशली चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा है इसने किताब में। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी लिखा है, तो ये वाला पॉइंट भी आप लिख लोगे। इसने यहां पर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन और अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन, शहरी प्रशासन और गांव के प्रशासन या ग्रामीण प्रशासन के बारे में भी इसने अपनी बुक में लिखा है। तो इंडिका में क्या क्या लिखा हुआ है ये सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे इसमें देखते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। पढ़े भाई, थोड़ा सा टाइम ज्यादा हुआ है। चलो मैं आज की वीडियो यहीं पर रोक देता हूं, क्योंकि वीडियो अपलोड होने में भी काफी डेटा चाहिए होता है, तो उतना डेटा भी नहीं होता है मेरे पास। ठीक है, यहीं पर रोक देता हूं। अगले वाले में चैप्टर पूरा करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है और अच्छे से पढ़ोगे तो मुझे नहीं लगता है इसके अलावा आपको कहीं पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलो यहीं से मैं आपसे लेता हूं विदा। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर। शेयर करना भाई वीडियो को।